तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा रिप्रोडक्शन हेल्थ वाले चैप्टर का 3rd लेक्चर है, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वाला। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम STDs की बात कर लेते हैं। STDs क्या होता है हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है ना, यौन संचरित रोग है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो रोग है हमारे मैथुन क्रिया या हमारे सहवास के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर के दौरान फैलते हैं, है ना। उसी से हमारे स्प्रेड होते हैं 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट करता है दूसरे पर्सन से, तो उसमें हमारे ये डिसीज़ स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर, है ना। ये हमारे मैथुन क्रिया के द्वारा सहवास के दौरान फैलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम हिंदी में बोल देते हैं यौन संचरित रोग, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर, मैथुन क्रिया के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हमारे ये रोग फैलते हैं। इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD बोल देते हैं और हमारा STI बोल देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। हिंदी में बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को हमारा यौन संचरित संक्रमण। और हम इनको नाम याद रखें, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनको हम VD भी बोल देते हैं, हमारा विनरल डिसीज, है ना। हिंदी में बोल देंगे विनरल डिसीज को रतिज रोग, एक और नाम है इसका, और PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। हिंदी में बोल देंगे श्रोणी सूधज रोग, ठीक है। STI को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फ्लामेशन, है ना, या इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हिंदी में बोलेंगे यौन संचरित संक्रमण। इनको याद रखेंगे, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सहवास के दौरान हमारे फैलते हैं, है ना। मैथुन क्रिया के दौरान हमारे ये रोग फैलते हैं। और हम कुछ जो NCERT में हमारे यौन संचरित रोग दे रखे हैं, उनके किस बैक्टीरिया किस वायरस से फैलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। NCERT में सिर्फ नाम दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि हमारा क्लेमिडिया था, किस वायरस बैक्टीरिया क्या है ये, और किस वायरस बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है ना। तो ये पूछे जाते हैं हमारे नीट में, ये बार बार पूछे गए हैं। सिफिलिस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सिफिलिस हमारा किस बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडियम से फैलता है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे क्लेमिडियासिस क्या होता है, ये डिसीज होता है, ये हमारा जैसे मदर से बेबी में फैलता है, प्लेसेंटा से फैल जाता है ना। और हमारे आई डिसीज से फैलता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। इसकी बात करें तो ये क्लेमिडियासिस, हिंदी में बोलते हैं क्लेमिडियाता, बैक्टीरिया डिसीज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है। क्लेमिडिया ट्राइकोमैटिस, है ना, ये बैक्टीरिया होता है। क्लेमिडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया से फैलता है हमारा क्लेमिडिया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिसीज है हमारा गोनोरिया, ये भी हमारा बैक्टीरियल डिसीज है। निजेरिया गोनोरिया से फैलता है ना। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, गोनोरिया कैसे फैलता है, नाइजेरिया गोनोरिया से फैलता है ना। थर्ड जो डिसीज है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डिसीज सिफिलिस, आपने सबने नाम सुना होगा सिफिलिस। ट्रिपोनिमा पैलिडियम, है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ये हमारा बैक्टीरियल डिसीज होता है ना। जो फोर्थ डिसीज की बात करें, हमारा लैंगिक मस्से, जो हमारे जननांग होते हैं, लैंगिक अंग रहते हैं, उन पर मस्से जैसे हो जाते हैं, मेल के और फीमेल के भी, इसको बोलते हैं हम कैनकॉइड, है ना।
ये भी हमारा बैक्टीरियल डिसीज है जो हमारा हीमोफिलस ड्यूक्रियल से फैलता है। ये एक बैक्टीरिया होता है, इससे हमारा ये डिसीज स्प्रेड होता है 1% टू अनदर पर्सन। 5th की बात करें, क्या होता है हमारा जेनाइटल वार्ड्स, जननांग पर मस्से हो जाते हैं, है ना, जननांग पर मस्से हो जाते हैं, सेम इसी की तरह होता है ना। तो ये हमारा बैक्टीरियल डिसीज होता है, सॉरी ये हमारा वायरल डिसीज होता है, ये हमारा वायरस से फैलता है, इसको वायरस कॉज करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, सब लोगों ने इसके बारे में इसका नाम सुन रखा होगा, ये हमारा वायरस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनाइटल वार्ड जिससे फैलता है। 6 की बात करें, जेनाइटल हर्प्स, ठीक है ना, ये किससे फैलता है, ये भी हमारा वायरस से फैलता है। टाइप 2 हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ये जो हमारा जेनाइटल हर्प्स डिसीज है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है ना, अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तब भी जो है इसको एक समय तक रोका जा सकता है, वहीं स्टॉप किया जा सकता है, हमारे मतलब पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमारा मतलब मृत्यु निश्चित होती है इनसे, जो होती है ये वाला डिसीज है जेनाइटल हर्प्स। ऐसे ही हमारा HIV हो जाता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है। ये जब फैलते हैं ना तो इनसे क्या होता है, हमारा इनको डिले किया जा सकता है, हमारे डिले किया जा सकता है डेथ को, पर इनसे डेथ निश्चित होती है। और इनका इतना ट्रीटमेंट कुछ है नहीं है, बस इनके बचाव ही हैं। अगर हमने प्रिकॉशन रख लिए तो डिसीज़ हो ही नहीं सकते, बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक और डिसीज रह जाता है, अभी हम बात कर रहे थे HIV के बारे में, ठीक है ना, एड्स। एड्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना। एड्स क्या होता है, हमारा वायरस होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस से फैलता है। एड्स एक डिसीज है जो हमारा HIV वायरस से फैलता है। HIV फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। 8वां जो डिसीज है हमारा एक और रह जाता है हेपेटाइटिस B, हिंदी में बोल देते हैं यकृत शोथ B, यकृत शोथ B होता है ये भी हमारा वायरल डिसीज है ना। जो हेपेटाइटिस B जो वायरस होता है, ये हेपेटाइटिस B जो डिसीज रहता है हमारा, ये पता है किससे फैलता है, हमारा HBV वायरस होता है। हेपेटाइटिस B किस वायरस से फैलता है, HBV वायरस से फैलता है ना, HB वायरस। एक और NCERT में दे रखा है हमारा ट्राइकोमोनियासिस होता है हमारा, क्लैमाइडियो ट्राइकोमोनियासिस जो डिसीज रहता है हमारा, ये जो इसमें होता है ट्राइकोमोनियासिस जो रहता है, इसमें जननांग रहते हैं, जैसे हमारे मेल का, ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में जो वेजाइना होता है उससे हमारा येलो रंग का फ्लूइड जो हमारा स्रावित होने लग जाता है ना, मोनियासिस, हिंदी बोलते हैं हम ट्राइकोमोनास्ता, है ना। ये हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। ये जो होता है इस डिसीज में क्या होता है, हमारा वेजाइना जो होता है फीमेल में, उससे हमारा येलो फ्लूइड निकलने लगता है, ठीक है, पीले रंग का द्रव्य निकलने लगता है ना, इसको हम ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं। ये जो हमारा होता है प्रोटोजोआ के द्वारा हमारा फैलता है ना। इसका जो प्रोटोजोआ क्या नाम होता है जिसके द्वारा फैलता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, क्योंकि ये वेजाइना से हमारा फ्लूइड येलो फ्लूइड निकालता है, तो इसको नाम यही है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस प्रोटोजोआ के द्वारा हमारा स्प्रेड होता है, के द्वारा हमारा फैलता है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो हमारे HIV और ये हमारे एड्स और हेपेटाइटिस B जो रहते हैं हमारे, ठीक है ना, एड्स और हेपेटाइटिस B, ये पता कैसे फैलते हैं, ऐसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान फैल जाते हैं, या संक्रमित माँ है कोई तो उसके बच्चे में फैल जाएंगे, क्या ये एड्स है ना, और HIV यहाँ पे लिख देते हैं
संक्रमित माँ से बच्चे में फैलता है, कॉमा हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल जाता है हमारा, या हमारे कोई सर्जरी हो रही है, सर्जिकल औजारों से कैसे फैल जाता है। जैसे हमारे कोई सर्जरी हो रही है, किसी दूसरे पर्सन की सर्जरी हुई थी, उसके बाद में हमारी हो रही है, तो क्या होता है, स्टरलाइज करना होता है। जो हमारे औजार रहते हैं हमारे ऑपरेशन वाले, उनको स्टरलाइज किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, कोई गर्म आंच पे सकता है, कोई केमिकल में डालता है, कोई रेडिएशन देता है, तो उन्हें स्टरलाइज नहीं किया गया, ऐसे दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन उन्हीं से कर दिया गया। उस व्यक्ति को, फर्स्ट वाले को HIV था, हमने दूसरे नॉर्मल पर्सन का उन्हीं से ऑपरेशन कर दिया, तो दूसरे पर्सन में हमारे ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। या हमारा किसी HIV पर्सन का जो ब्लड होता है दूसरे पर्सन में हमने ट्रांसफ़र किया, मैंने उसने डोनेट किया था, तो उससे फैल जाएगा। तो ब्लड जब हम डोनेट करते हैं, उसका लैब में टेस्ट होता है, HIV टेस्ट ज़रूर होता है, उसके बाद में किसी दूसरे पर्सन को वो जो ब्लड रहता है हमारा चढ़ाया जाता है ना, और हमारे औजारों से फैल जाता है। संक्रमित माँ है तो उसकी प्लेसेंटा से हमारा बच्चे को भी संक्रमित हो जाता है ना, गर्भस्थ जो शिशु रहता है उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद में एक चीज़ और लिखी, मैंने जैसे बताया था जेनाइटल हर्प्स, इसका क्या था, ट्रीटमेंट नहीं है। ये 3 डिसीज़ होती हैं हमारी, हिंदी में लिख देता हूँ, जननिक परिसर्प, ठीक है ना। दूसरा है हमारा यकृतशोथ बी, थर्ड है हमारा एड्स, को छोड़कर अन्य सभी STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उपचार योग्य हैं। शर्त यह है कि शुरुआती, मतलब हमारी स्टार्टिंग स्टेज में उनका पता चल जाए, अवस्था में रोग का परीक्षण और पूर्ण हमारा कंप्लीट जो हमारा इलाज कराया जाए, है ना, ट्रीटमेंट कंप्लीट कराया जाए। अगर बीच में छोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। ये हमारा जेनाइटल हर्प्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों डिसीज़ को हमारा छोड़कर और जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये मैंने पूरे बताए, सबका ट्रीटमेंट है। बस इनकी शर्त ये है कि इनका जो है शुरुआती अवस्था, हमारे स्टार्टिंग स्टेज जब होती है डिसीज़ की, कोई डिसीज़ स्टार्ट होती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन, तो उसी स्टेज पे इनका पता चल जाए और हमारा ट्रीटमेंट कराया जाए। और ट्रीटमेंट हमारा जब तक ठीक ना हो जाए उस टाइम तक लास्ट तक ट्रीटमेंट कराया जाए, तो हमारे वो डिसीज़ क्योर हो सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, जब किसी पर्सन को कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है तो वो शर्म के मारे बताना नहीं चाहता है ना, किसी को, डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहता है, अपने आसपास घर वालों को नहीं बताना चाहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा किसी डिसीज़ की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड पे, थर्ड पे, तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। अगर शुरुआती इस स्टेज पे वो शर्माए ना और जाके डॉक्टर को दिखा दें और लास्ट तक ट्रीटमेंट कराएं, तो वो कंडीशन आने ही नहीं देंगे, है ना। इसके बाद में इसको साफ कर देते हैं हम। मैं समझता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा।
इन डिसीज के हमारे कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कहीं हमको एसटीडी तो नहीं है। ये लक्षण आपको भी हैं तो आप लोग पहचान सकते हैं। किसी को हो तो वो डॉक्टर को जल्द से जल्द जाके दिखाएं, ठीक है ना। जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जब होते हैं ना, ये हमारी एज वाले पर्सन को ही ज़्यादा फैलते हैं ना। जो 15 से 24 साल की जो एज रहती है उसी एज ग्रुप वाले पर्सन को ये ज़्यादातर देखे गए हैं, ठीक है ना। तो हम लक्षण लिखेंगे, क्या लक्षण है इनके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के, ठीक है ना। जननांगों से तरल का स्राव, कोई फ्लूइड का स्राव हो रहा है, फ्लूइड रिलीज हो रहा है जननांगों से हमारे, है ना। जननांग सब लोग जानते ही हैं, मेल के पेनिस वाले पार्ट या फीमेल के वजाइना वाले पार्ट से हमारा बाह्य जननांग होते हैं, उनसे कोई तरल का स्राव हो रहा है, ठीक है ना। सूजन, जननांगों में हमारे सूजन आ रही है ना। हल्का दर्द, ठीक है ना। और चौथा कंडीशन क्या है हमारा, इन्फ्लामेशन, ठीक है। जैसे कि हमने बताया जननांगों से हमारा फ्लूइड का स्राव हो सकता है, स्वेलन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है और हल्का हमारा पेन भी हो सकता है। ये हमारे शुरुआती स्टेज के लक्षण होते हैं। और जैसे एक लाइन और लिखिए इसमें, कुछ स्त्रियां अलक्षणीय भी हो सकती हैं, बहुत समय बाद रोग का पता चलता है। ऐसे मतलब एक बार डिसीज़ हो गई, शुरुआती स्टेज में लक्षण ना दिखाए जाएँ। कुछ स्त्रियों में ऐसी डिसीज़ होती हैं शुरुआती स्टेज में जो हमारे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, और लास्ट में जाकर के जब हमारा लास्ट स्टेज पर डिसीज़ पहुंच जाती है तब पता चलता है डिसीज़ का, तो उसका क्योर तो किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और हमारा एसटीडी के बारे में अब भी मिथ है, कोई एक बार हो जाने के बाद कोई पर्सन दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। शर्म के मारे जो होता है डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता है। इससे क्या होता है, हमारा शुरुआती स्टेज पे एक बार पता चल गया डिसीज़ का तो हमें उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर लास्ट स्टेज पे जाके पता चलेगा, जब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यही चीज़ें हैं। और हमारे जो RCH प्रोग्राम थे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसमें जो होता है इनको लक्षणों को लोगों को समझाने के लिए जगह जगह हमारा प्रचार किया जाता है। इसमें इस प्रोग्राम के तहत उनको लक्षणों को बहुत ही प्रमुखता दी गई है और हमारा जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद में हम जो होता है एसटीडी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रभाव, सबसे पहले क्या होता है हमारा, अगर फीमेल को हो जाए मृत शिशु जन्म हो सकता है ना, और हमारा गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज इसको बोलते हैं हमारा। थर्ड की बात करें तो हमारा कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं हमारा जिससे हम उनको क्योर तो किया ही नहीं जा सकता, जैसे स्थानिक सगर्भता हो गया हमारा, ठीक है ना। जैसे एक कंडीशन आती है लास्ट स्टेज पे जाके हमारा होता है जननांग कैंसर, स्थानिक सगर्भता। कैंसर वाली जो स्टेज रहती है वो लास्ट स्टेज रहती है इसकी एसटीडी की। और हमारा एक बार डिसीज होने के बाद में
अगर शुरुआती स्टेज पे पता चलता है तभी हमारा इसका क्योर हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे एसटीडी फैलते हैं, हमारा एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, ये जो 15 से 24 साल की जो एज रहती है हमारी, जो हम लोगों की एज है, उसमें जो होता है ये एसटीडी सबसे ज़्यादा फैलते हैं। उसी में सबसे ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं कि आयु में वाले एसटीडी के से अधिक केस देखे गए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा ना। जो हमारे एसटीडी जो रहते हैं इनको हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है ना। बचाव ही इनका एक सबसे बड़ा उपाय है। अगर हम बचाव कर ले तो ये रोग होने की संभावना है ही नहीं, ठीक है ना। बचाव में लिखेंगे, पहला क्या होता है हमारा, किसी भी अनजान व्यक्ति से हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें, है ना। कुछ सेक्स वर्कर्स रहते हैं तो लोग उनसे सेक्सुअल कांटेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे उसने किसी अदर व्यक्ति से सेक्स किया, उसके बाद में मतलब जो अत्यधिक व्यक्तियों से सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं, ऐसे व्यक्ति से कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें। एक लाइन लिखिए यहाँ पे, किसी भी अनजान व्यक्ति से संभोग ना करें, है ना। संभोग से बचें। दूसरा क्या है हमारा, अगर आप नहीं भी बच पा रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, संभोग के समय हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। ये कॉन्डोम बताया था मैंने, रबड़ के लेटेक्स के बने होते हैं। यही एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिससे हमारा एड्स और ये हमारे एसटीडी से बचाव किया जा सकता है। और कोई हमारा गर्भ निरोधक ऐसा नहीं है जिससे हमारा एसटीडी का बचाव किया जा सके। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसी को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, अगर मान लो हमें लग रहा है, कोई हमें किसी प्रकार की शंका हो रही है कि हमें एसटीडी यौन संचालित रोग हो चुका है, हमने ज़्यादा व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिए हो सकता है, तो तुरंत जाके हमारा डॉक्टर को दिखाएं और हमारा पूर्ण इलाज कराएं, ठीक है ना, जब तक रोग ठीक नहीं हो जाता। लिख लीजिए, किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, है ना। ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। बंध्यता, है ना। बंध्यता किसको कहते हैं, ऐसे हमारा कोई भी दंपत्ति जोड़ा है हमारा, तो अगर 2 वर्ष तक हमारा असुरक्षित यौन संबंधों के बाद भी बच्चा ना हो पाने वाली कंडीशन को हमारा बंध्यता कहलाते हैं ना। 2 वर्ष तक असुरक्षित सहवास के पश्चात बच्चा प्राप्त ना होने वाली कंडीशन को हमारा इनफर्टिलिटी कहते हैं। 2 वर्षों तक असुरक्षित का मतलब क्या है हमारा, बिना किसी गर्भ निरोधक का यूज किए हुए लगातार 2 वर्षों तक असुरक्षित सहवास या यौन संबंधों के पश्चात
बच्चा ना हो पाना वंध्यता इनफर्टिलिटी कहलाता है ना। अगर लगातार हमारा दंपति जोड़ा है, अगर 2 सालों तक असुरक्षित सहवास कर रहा है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट में रह रहा है, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन को हमारा इनफर्टिलिटी कहलाते हैं। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1 हमारा शारीरिक हो जाता है, फिजिकल, है ना, कोई शारीरिक दिक्कत है, उनको फिजिकली सही नहीं है, या फिर हमारा किसी डिसीज से ये कंडीशन आ गई है, रोगजन्य, है ना। थर्ड हमारा साइकोलॉजिकल आ जाती है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना। या हम जेनाइटल आ सकती है, जन्मजात कोई दिक्कत है उसको, उसकी मदर को भी यही दिक्कत थी, उसे भी यही दिक्कत है ना। ये हमारा एक इम्यूनोलॉजिकल आ सकती है, प्रतिरक्षात्मक, इम्यूनोलॉजिकल कोई दिक्कत है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा हमारा इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन फॉर्म हो रही है ना। तो हमारे इंडिया में क्या होता था, पहले जब बच्चा नहीं पैदा होता था, पहले क्या आज भी यही कंडीशन है, तो पूरा जो हमारा दोष जो होता है, पूरा क्रेडिट फीमेल को दिया जाता था कि जितनी भी कमी है इसमें फीमेल में ही है ना। ऑब्वियसली यही माना जाता था, मेल सोचता था कि मेरा इजैकुलेशन प्रॉपर हो रहा है तो मेरे में कोई कमी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे हमारे वंध्यता क्लिनिक बनाए थे, है ना, स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ बनाई थी, जहाँ पर जाकर के हमारा परीक्षण किया जा सकता था मेल और फीमेल का। RCH प्रोग्राम में ही हमारे स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ बनाई गई थी, जहाँ जाके हम परीक्षण करा सकते थे कि किस में कमी है, एग्जैक्टली किस में कमी है और क्या ट्रीटमेंट की नीड है उसको, है ना। तो उसके द्वारा हमारा जो भी दिक्कत थी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता था। तो एक लाइन लिखेंगे हम, भारत में बच्चा ना होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता था, जबकि ऐसा नहीं है। कमी पुरुष या स्त्री किसी की भी हो सकती है, दोनों के 50-50% चांस है। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए एक ऐसी तकनीकी का आविष्कार हुआ जिससे हमारा जो दंपति संतानहीन है उनको बच्चा प्राप्त करने में सहायता मिलती थी। ठीक है, इन तकनीकों को पूरा जो लक्ष्य था संतान प्राप्ति कराना था। इनको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं ना, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट के नाम से फेमस है, बहुत चली थी, आज भी हमारे बड़े बड़े शहरों में है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है इनमें। ठीक है, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट असिस्टेंट रिप्रो
ना, टेक्निक्स कर लीजिए आप यहाँ पे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है ना, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसका बहुत बड़ा योगदान है। आर्ट के नाम से फेमस है। इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। दो भागों में इनको डिवाइड किया गया। तो देखिए, इसको हम आईवीएफ भी बोलते हैं, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी बोल देते हैं हम पात्र निषेचन। क्यों पात्र निषेचन बोलते हैं? इसमें क्या होता है, एक नाम और होता है इसको, इसका ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण में बोल देते हैं। ये बात कर रहे थे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसे हमारा ये एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम मेल का जो स्पर्म को लेते हैं और फीमेल से ओवा को कलेक्ट करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं। उसके बाद में हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा 8 सेल बनता है, कुछ में 8 सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के अंदर, फीमेल के यूट्रस में, और हम फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, और किसी में हमारा 16 सेल मोरुला स्टेज वाली स्टेज को हमारा यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका फॉर्मेशन करते हैं हम, तो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी, और सेकंड होता है हमारा ACSI, टेस्ट ट्यूब बेबी। बोल रहा था मैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेकंड होता है इंट्रा स्पर्म, सॉरी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट में बोल देते हैं हम ICSI, है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे थे, मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं। सबसे पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइप के बारे में बात करते हैं। दो टाइप होते हैं हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी और सेकंड वाला ICSI, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये टेस्ट ट्यूब में लिया हमारा स्पर्म को, है ना, और ओवा को। ये हमारा स्पर्म है, यहाँ ट्यूब के अंदर इसको फर्टिलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। फिर इसके बाद में क्या बनेगा हमारा 8 सेल स्टेज बनेगा, जिसको हम मोरुला या हिंदी में बोल देते हैं तूतक, ठीक है ना। थर्ड पर क्या बनेगा 16 सेल स्टेज, है ना, मोरुला। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जाइगोट और मोरुला, जो 8 सेल का जो मोरुला रहते हैं, ये हमारा छोटे रहते हैं ना, तो इसी को हम कहाँ पे भेजते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको हम जिप्ट कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी क्या है जिप्ट की, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, है ना।
क्योंकि ये छोटा होता है, 8 सेल का होता है, तो हम इसको अंदर जाके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कुछ समय पश्चात फैलोपियन ट्यूब से डिवाइड होती होती सेल आएगी, 8 से 16 बनेंगी, है ना, 16, 32, 64, है ना, 64 के बाद में ये ऐसे ही करके हमारा आगे बढ़ता हुआ यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। क्योंकि छोटा रहता है, हम सीधा यूट्रस में तो नहीं भेज सकते हैं, तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में जा करके ट्रांसफ़र करते हैं। और जो 16 सेल मॉड्यूलर स्टेज थोड़ा बड़ा स्टेज हो जाती है, तो हम इसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंट्रा यूट्रस ट्रांसफ़र, है ना, IUT, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफ़र। और ऊपर वाली क्या बोलते हैं, जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ तक समझ में आया टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्लियर। अगला जो है हमारा ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा स्पर्म को हम सीधा ओवा से फर्टिलाइज करा देते हैं ना। ऐसे इस कंडीशन को कब अप्लाई कराया जाता है, जो ICSI वाली कंडीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नीड होती है, इसमें बहुत ही पैसा लगता है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा, इस टेक्निक का यूज़ करेगा, वरना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। किसी डोनर का स्पर्म लेकर के वो फर्टिलाइजेशन करा सकता है ना, अपने फीमेल का, अपनी पत्नी का ओवा लेकर के, और अब किसी डोनर का स्पर्म लेकर के फर्टिलाइज करा सकता है। बट किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा, और उसके जो सीमेन में होता है स्पर्म जो है एब्सेंट है, और या फिर बहुत ही टेढ़े मेढ़े स्पर्म है जो हमारा मोशन नहीं कर सकते हैं, ट्यूब तक नहीं पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो उसके वीर्य में से किसी 1-2 शुक्राणु को ढूंढेंगे, या कोई टेढ़ा मेढ़ा शुक्राणु होगा, उसके द्वारा हमारा सीधा इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन में क्या लेंगे हम, स्पर्म लेंगे, स्पर्म को सीधा ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तभी तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सीधा ओवा के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये कब अप्लाई करी जाती है, इसका कब यूज़ किया जा सकता है, जब पुरुष के वीर्य में 2 कंडीशन हो सकती है, इसके वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित होंगी। तो कैसे करेंगे पूछोगे आप लोग, कोई 1-2 ढूंढ लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा तो मिल ही जाएगा, है ना, 100% थोड़ी अनुपस्थित हो सकते हैं, इंजेक्शन से निकलवा लेंगे। कैसे निकलवा लेंगे, हमारा हार्मोन इंजेक्ट करवा देंगे उसकी बॉडी में हमारा, तो एक आध स्पर्म का तो फॉर्मेशन हो ही जाएगा। या शुक्राणु, आपने पढ़ा होगा टेरेटोस्पर्मिया होता है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े, आपके सिलेबस में नहीं है वो, मेढ़े होते हैं, तब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, है ना। स्पर्म के ओवा के अंदर सीधा स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वरना इसे कराने की ज़रूरत नहीं है। किसी डोनर का स्पर्म ले लेंगे, अपनी फीमेल का जो अपने पार्टनर है उसका ओवा से फर्टिलाइज करा लेंगे, तो उसको हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत है, यदि फीमेल नॉर्मल है तो हम सीधा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे किसी डोनर का स्पर्म लेकर के। और देखिए जो अगली टाइप की बात कर रहे थे हम, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में क्या होता था, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, है ना, आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर निषेचन, शरीर के बाहर हो रहा है, स्पर्म और ओवा को शरीर के बाहर निकाला जा रहा है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर, है ना, निषेचन होता है हमारा।
आप लोग बोलेंगे शरीर के अंदर तो वैसे भी होता है, इसमें ये क्या उनसी टेक्निक्स है? इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं हमारे ट्रांसफर करे जाते हैं ना। इस टेक्निक में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। मेल गैमेट ट्रांसफर, सेकंड क्या है, फीमेल गैमेट ट्रांसफर। इसके भी दो टाइप होते हैं, मेल गैमेट ट्रांसफर और मेल गैमेट ट्रांसफर के भी, ठीक है ना। एक होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सेकंड क्या होता है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दोनों टेक्निकों का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। IUI को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, AI को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दोनों का पता है कब यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे लिख लीजिए। यदि मेल जो है कैपेबल नहीं है वीर्य निषेचन के, हमारा मेल रिप्रोडक्शन करने के, हमारा रिप्रोडक्शन नहीं वीर्य सेचन करने के कैपेबल नहीं है। कैपेबल कैसे नहीं होगा सर जी? इसमें क्या होता है, मेल में क्या होता है, जब तक हमारा शिश्न जो हमारा पेनिस होता है इरेक्ट नहीं होता है तब तक वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इरेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा स्खलित नहीं होगा, है ना। तब तक हमारा क्या नहीं होगा, स्खलन नहीं होगा। पहले इरेक्ट होगा। इरेक्ट कब होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो उस टाइम हमारा पेनिस जो होता है इरेक्ट होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेनिस में, है ना, वैसोडाइलेट हो जाती हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब उस टाइम हमारा इरेक्शन नहीं होता है, क्या होता है हमारा, उस टाइम हमारा इजेक्शन होता है। इरेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक इरेक्शन नहीं होगा तब तक इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और बिना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट हुए इरेक्शन हो ही नहीं सकता। और जो है जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक इजेक्शन भी नहीं होगा। जब इजेक्शन कब होगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो एक इमरजेंसी कंडीशन होगी, है ना। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा इमरजेंसी कंडीशन होती है। इजेक्शन जब होगा इमरजेंसी कंडीशन होगी। तो वही चीज़ कह रहे हैं हम। कुछ मेल में क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होती है ना, तो उस टाइम क्या होता है हमारा, उनका जो पेनिस होता है शिश्न वो इरेक्ट ही नहीं होता है ना, उद्घर्षण ही नहीं होता है उसमें। जब तक इरेक्ट नहीं होगा, पहले हमारा इरेक्ट नहीं होगा तो हमारा इजेक्शन भी नहीं होगा, है ना, स्खलन भी नहीं होगा। जब तक इरेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा स्खलन नहीं होगा, इजेक्शन नहीं होगा। तो वही चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। IUI और AI का यूज़ कब करते हैं, यदि पुरुष साथी वीर्य सेचन की योग्य नहीं है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कोई भी बीमारी है। यह हमारा दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है इसमें, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है। कुछ में क्या होता है हमारा, मैंने बताया था कितना 200 से 300 करोड़ एक इंजेक्शन पे हमारा शुक्राणु होने चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। तो यही बात है, मैं आपको बता रहा था फीमेल को ही ज़्यादा दोष क्यों दिया जाता है संतान ना होने का, क्योंकि मेल क्या समझता है कि हमारा इंजेक्शन प्रॉपर हो रहा है तो हमारे में कोई कमी है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि
जरूरी नहीं है इजेक्शन हो रहा है आप नॉर्मल है, उसके अंदर 200 से 300 करोड़ शुक्राणु भी तो होने चाहिए। जरूरी थोड़ी है इजेक्शन हो रहा है उसमें फ्लूड ही फ्लूड है, शुक्राणु है ही नहीं, तो क्या मतलब, कमी आप में ही है ना। तो देखिए IUI और AI इन दोनों का यूज़ क्या कहते हैं, हमारा जब वीर सेचन के योग्य नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कोई बीमारी से ग्रस्त है, या हमारा शुक्राणु की संख्या कम है ना, तब हमारा डायरेक्ट हम IUI में क्या करते हैं, यूट्रस में हमारा स्पर्म को सीधा इंसेमिनेशन कर देते हैं ना। और ऐसे ही AI में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ऐसे, ठीक है ना, इंसेमिनेट कर देते हैं सीधा स्पर्म को लेकर के। और फीमेल गैमेट ट्रांसफर दूसरी टेक्निक क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, हम फीमेल गैमेट को हम ट्रांसफर करते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है ना। इसमें क्या होता है, हमारा गैमेट को लेकर के हम ऐसे कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारा ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, और उनके अंदर ये होता है कि बच्चे को हमारा पालने के लिए जो उपयुक्त वातावरण होता है वो होता है उनके अंदर, उनके गर्भाशय में बच्चे के लिए जो वातावरण की नीड है वो सब प्रदान कर सकती हैं। बच्चे के जीवित रहने के लिए वातावरण होता है, परंतु उनमें ओवा का फॉर्मेशन, अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं होता उन स्त्रियों में। तो क्या करते हैं, हम दाता से हम अंडाणु लेते हैं, उसके बाद में हम जो स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में हम उनको दाता के जो अंडाणु रहते हैं उनको भेज देते हैं, उसके बाद में हमारा इंसेमिनेशन कराया जाता है, तो हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डोनर से हम एग लेंगे, उसके बाद में उस एग को हम फीमेल के फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में ट्रांसफ़र कराएंगे, उसके बाद में हम फर्टिलाइजेशन होगा तो संतान का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन लिख लीजिए, इसका कब यूज करते हैं, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण नहीं होता, परंतु भ्रूण को जीवित रखने के लिए का वातावरण होता है ना। तो क्या करते हैं, डोनर से हमारा एग लेते हैं, फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, गैमेट जो होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र इसी वजह से कहते हैं। फीमेल के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद में हमारा संभोग कराया जाता है, तो हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे इस कंडीशन में होता है IUI और AI में, तो इसको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कराते हैं। इसमें या तो पुरुष के जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है या वीर सेचन के योग्य नहीं है, तो इसमें भी हम डोनर का स्पर्म लेकर के फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, या फिर उसी के लेकर के हम स्पर्म को लेकर आर्टिफिशियल तरीके से हम इंसेमिनेट कराते हैं, क्योंकि उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कोई बीमारी है, या तो डोनर का ले लेंगे या उसी का ले लेंगे, है ना, अगर वो कहता है तो उसी का लेंगे। ऐसे इसमें है क्या है, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से हम दाता के अंडाणु को भेज देते हैं उसके फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। आपने एक टर्म सुना होगा सरोगेट मदर का, इसमें क्या होता है, सरोगेट मदर NCERT में तो अब नहीं है। सरोगेट मदर में क्या होता है, हमारा ऐसे कोई भी स्त्री है, मेल फीमेल है, उनके अंदर क्या है, फीमेल ये चाहती है अगर कि या तो फीमेल के अंदर कोई भी कमी है, भ्रूण को
जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है और उसके अंदर अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके अंडाणु को लेकर के और उसके पार्टनर के शुक्राणु को लेकर के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं और एक ऐसी स्त्रियों की खोज की जाती है जो उनके बच्चों को 9 महीने तक पेट के अंदर पाल सके, ठीक है ना। तो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस टेस्ट ट्यूब का बच्चा, उसके टेस्ट ट्यूब के जायगोट को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 9 महीने तक उसके पेट में पालन पोषण जिस माँ के अंदर होता है उसी को सरोगेट माँ कहते हैं ना, ठीक है ना। और इसका आजकल ट्रेंड भी चल रहा है। ज़्यादातर लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, स्पेशली एक्टर्स वगैरह, वो अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना चाहती, अपनी पर्सनैलिटी को, तो एक सरोगेट माता की खोज करती हैं। उसके अंदर अपने और अपने पति के जो द्वारा जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफ़र करा देते हैं उसके अंदर, उसको पैसा दिया जाता है। पर ये इलीगल है क्योंकि सरकार सरोगेट मदर का लीगलाइज किया गया है। तो इस शर्त पर किया गया है कि उसके अंदर कोई भी मेडिकल कमी हो या उसके अंदर जो सरोगेट मदर है कम से कम एक बच्चे की माता अवश्य हो, है ना। ये कुछ कंडीशन है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जैसा दे रखा है, एक पैराग्राफ। एनसीईआरटी ने ये बोलने की कोशिश की गई है कि सबसे उचित विकल्प क्या है हमारा। अगर आपको वंध्यता इनफर्टिलिटी है तो आपको एक सबसे उचित विकल्प ये है कि कुछ दिनहीन बच्चे हैं जिनको आप लीगल तरीके से गोद ले सकते हैं, ठीक है ना। जिनके माता पिता नहीं अनाथ हैं उनको हम लीगल रूप से गोद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी संतान का सुख प्राप्त हो सकता है और उन बच्चों को भी माता पिता का, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका यही माना गया है। सरकार इसको कानूनन परमिशन देती है बच्चे को गोद लेने के लिए, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है संतान प्राप्ति का। ऐसे लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर हमने कोई भी टॉपिक अभी तक मिस नहीं किया जो मेरी जानकारी में हो। फिर भी कोई छोटा मोटा टॉपिक रहा हो तो आप लोग बता दिया करिए। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।